नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में अपन टेस्ट देखेंगे यूनिट 1 का। यूनिट 1 में अपन आज स्पेसिफिक टॉपिक देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, सभी टॉपिक के अपने को टेस्ट मिल जाएंगे, वैसे वैसे अपन लगाते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टेस्ट आप टेस्ट सीरीज़ में लगाए, चाहे क्या है कि मेन आप जब फाइनल एग्ज़ाम दे तब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच ये होनी चाहिए कि कभी भी स्टार्टिंग में क्या कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं तो वो क्वेश्चन अपने को टफ क्वेश्चन पहले नहीं लगाने। स्टार्टिंग से कभी मतलब देखो मत, ठीक है। तो बीच में से देखो कि 50 नंबर के आसपास है, 40, 50, 60 जो भी आपको नंबर ठीक लगता है वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर अपन ने स्टार्ट कर दिया 50 से, मान लो 50 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो 50 से अपन लगाते गए 50 से 100 तक कर लिया, फिर 150 तक आए। और जो क्वेश्चन आपसे बनता है वो आपको तुरंत आंसर लगाने हैं। वहीं पेंसिल उठा लो, पेंसिल से टिक कर लो। वैसे आज का मना करने लग गया, लेकिन फिर भी ऐसे छोटा सा डॉट तो अपन लगा सकते हैं ताकि अपने को दिख जाए। ठीक है, डॉट ऐसा लगाना है कि अपने को दिख जाए। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है कि फर्स्ट रीडिंग में अपन जब पूरे ही क्वेश्चन देख लेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन किसी और इन क्वेश्चन में मिल जाती है ना। तो इस वजह से अपने क्या होता है, एक की वजह से दो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अन्यथा क्या होगा, अगर अपन तुरंत ही जैसे क्वेश्चन पढ़ा मैंने और यहाँ बी लगाया पेपर में और वहाँ OMR भर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, है ना। तो गलती हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, पहले फर्स्ट रीडिंग में अपन को फर्स्ट रीडिंग कर लेनी है। उसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं एकदम सटीक लगते हैं कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर तो यही है, तो उसके OMR तो भर दो। ठीक है, अब सेकंड टाइम जब आप आ रहे हो तो सेकंड टाइम में अपन को वो देखना है जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे। छोड़ दिए थे मतलब कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ है, जो बड़ा है, लेंदी लग रहा है, देखते से ही कुछ क्वेश्चन को देख करके डर लगता है, उन क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है। हाँ, हालांकि एक बार देख लेना है कि क्या क्या है उसमें, और बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो उसको छोड़ देना है। बाद में जब थर्ड रीडिंग में अपन आएंगे तो थर्ड रीडिंग में अपन सेकेंड और थर्ड टाइम की जो है ना क्वेश्चन उसको पढ़ करके सॉल्व करके OMR भरेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही करना है अपने को। क्वेश्चन OMR पढ़ते समय अपने को जल्दीबाजी नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारी नींद पूरी नहीं होती या फिर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर होता नहीं है, तो अपन क्वेश्चन को कुछ और पढ़ जाते हैं या नहीं है शब्द जैसे छोड़ देते अपन। और कीवर्ड के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना, कभी अपन राष्ट्रपति को राज्यपाल पढ़ रहे है ना, विधानसभा को अपना लोकसभा पढ़ ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि एक्चुअल में होना क्या है। क्योंकि एक बार में फोकस नहीं बनेगा तो दूसरे या तीसरे बार में तो फोकस बन ही जाएगा दिमाग का। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन आपके जितना ऐसे क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ती चली जाती है, प्रायिकता बढ़ती चली जाती है। तो अपने को वही काम करना है जिससे कि अपनी हर एक क्वेश्चन को सही होने की प्रायिकता बढ़ती चली जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें मैंने बताई आपको याद है? तो भैया फर्स्ट रीडिंग अपने को पूरी ले लेनी है, पेपर बीच में से स्टार्ट करना है। फर्स्ट टाइम जो आंसर आपके आ रहा है वो अपन OMR में भर देंगे, आंसर कभी चेंज नहीं करना है। किसी और क्वेश्चन में अगर उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन तो उसका यूज़ करना है। सेकेंड रीडिंग में अपन को मॉडल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थर्ड रीडिंग के लिए अपन को वो क्वेश्चन छोड़ देना है जिसका आंसर अपने को बिल्कुल नहीं पता और जिसका तुक्का लगाना है। ठीक है, तो तुक्का लगाने का भी तरीका अपन बता देंगे। अभी क्या करना है अपने को कि भैया थर्ड टाइम की रिवीजन, मतलब थर्ड टाइम जो अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर और फिर लगाएंगे, तो अपने को ध्यान देना है कि क्या उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन अपने क्वेश्चन पेपर में है क्या। दूसरा, क्या अपने पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या दिमाग में। अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने को क्या करना है कि उसके आसपास का अपने को चीज़ें सोचनी है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस क्षेत्र, अगर भूगोल का है तो क्षेत्र सोचो, इतिहास का तो टाइमलाइन का सोचो कि आसपास में कौन था, कौन सा शासक, या कुछ कुछ के बारे में बात हो रही है। या फिर कोई पर्टिकुलर कोई कीवर्ड दे दिया कि भैया किस विभाग से संबंधित है, तो सोचो कि वर्तमान में ऐसा कौन सा विभाग है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, या फिर ऐसा कौन सा विभाग है जो महत्वपूर्ण विभाग ही जनरली आंसर होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना उसी से लिंक कर करके उसका अपने को आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आज अपन इसको इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आप लोग ये भी कीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व हो जाए तो आप लोग ये देखिएगा कि भैया आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जो मिस्टेक डायरी बनाना चालू कर दो आज से ही, मिस्टेक डायरी। कि भाई मिस्टेक डायरी का मतलब ये है कि जो अपन जैसे टॉपिक कर रहे हैं आधुनिक भारत, तो अपने को आधुनिक भारत अपन ने एक डायरी बना ली, आधुनिक भारत में लिखा। अब जब अपने क्वेश्चन यहाँ से गलत हो रहे तो अपन उसके टॉपिक लिखते जाएंगे। 1 नंबर के टॉपिक जैसे मान लो मेरा गवर्नर है, गवर्नर की लिस्ट से मेरे को क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो गवर्नर लिख लिया। फिर उसके बाद अपन ने क्या करना है कि ये क्वेश्चन आपके वीक पॉइंट है, इनके ऊपर काम करना है। जितने ज़्यादा आप वीक पॉइंट के ऊपर काम कर लोगे उतना आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। यही छोटे छोटे से स्टेप से आपको आगे बढ़ाते हैं। देखो 70
75 और 80 का जो है ना अराउंड फिगर, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस छोटी छोटी सी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। आता सबको सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हो जाता है, या फिर अभी जो आपको कर लेना चाहिए वो आप करते नहीं हैं, समस्या ये है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उतना करते चलिए, आराम से आपका काम होगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया हिंदी में, तो उसको जरूर इंग्लिश में देखिए कि इंग्लिश में क्या लिखा होता है, क्योंकि आपको पता है कि भैया इंग्लिश वाली चीज़ ही लैंग्वेज को सही माना जाता है अपने यहाँ, है ना। तो कोशिश क्या करनी है अपने को, अगर इंग्लिश हिंदी में समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश में देख लो, हिंदी वाले को ही 2-3 बार पढ़ लो अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो। बाकी इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में पढ़ रहे तो कोई इशू है ही नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से जन्मा सेनापति कहा गया है, तो किसके बारे में बात हो रही होगी ये आप लोग सोचिए और फिर आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बोला गया था ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, किसके ऊपर चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था, क्योंकि इसने अवैध रूप से संपत्ति का अर्जन किया हुआ था। तो इसके ऊपर बर्क ने, ठीक है, न्यायाधीश था ब्रिटेन का, उसने इसके ऊपर महाभियोग चलाया था। खेल वो तो सिर्फ कहानी के लिए चलाया गया था, बाकी इसको छोड़ दिया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधात्मक सिविल सेवा की स्थापना की, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाता है। कौन है वो व्यक्ति जिसने ये काम किया था, ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है, जो कि आपको पता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेल्लोर का विद्रोह हुआ था जॉर्ज बॉलो के समय। किसके समय, सर जॉर्ज बॉलो के समय। ठीक है, सुगोली की संधि किससे संबंधित है, पूछा गया है। तो 5th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और इसकी डिटेल अपन 10 क्वेश्चन लगाने के बाद इसकी सबकी डिटेल अपन एक साथ देख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्या है एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सी युग में सही सुमेलित है, पूछा गया है। तो कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया, तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहाँ पर क्या पता चला आपको कि भैया जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं 1 से 4, है ना, इनको अपने को देखना है, एक तरफ लिख लेना है। आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, ये कर्नाटक का युद्ध हो गया, या फिर आंग्ल आपको पता है अफगान युद्ध हुआ वो भी देखो, आंग्ल अपना सिख युद्ध हुआ वो भी देखो। तो इनकी सबकी आसपास में लिख लो एक टेबल, और बढ़िया से उसमें गवर्नर कौन था उस समय, और सेनापति कौन था, राजा कौन था। ठीक है, युद्ध के बाद कोई संधि हुई है, तो ये 4 चीज़ आपके पास अगर लिखी हुई है तो आपका डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी, तो उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ अपने पास है वो तो आपको भेज देंगे, आप उसके लिए चिंतित मत होइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, पूछा गया। देखो यहाँ पर हमेशा देखना है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं किया गया था पूछा गया है तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो। तो विलियम बेंटिक ने कौन सा सुधार नहीं किया था, आप लोग बता दीजिए यहाँ से। तो ये जगह दास प्रथा का उन्मूलन इसने नहीं किया था, सती प्रथा का किया था। आपको पता है कि ठगी जो प्रथा था उसका भी इसने ही दमन किया था इसके द्वारा, और धर्म परिवर्तन के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का निवारण भी इसी ने किया था। ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन किया था एलिन बरो ने, आप उसका अभी मिल जाएगा, अपन डिटेल में देखेंगे इसको तो। ठीक है, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है, पूछा गया। तो 8th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी का नाम है। डलहौजी चूँकि फेमस है, आपको पता है, रेलवे से लेकर के PWD डिपार्टमेंट बहुत सारे काम इसने किए हैं। व्यवगत सिद्धांत, ठीक है, व्यवगत सिद्धांत तो आपको पता ही है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, इसी के लिए जाना जाता है, राज्य हड़प की नीति, है ना। तो ये इसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, पूछा गया है। लिटन किससे संबंधित नहीं है भैया, ये हो जाएगा एलिबर्ट विधेयक, जो कि क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेची आयोग, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, सब इसी से संबंधित है, लिटन से। नेक्स्ट और देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब क्रम बताना है आपको, कौन पहले आया था, कर्जन कब आया। तो इनके समय की एक फेमस घटना है, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी घटना कब कब हुई, तो ये उससे रिलेट कर सकते हो। अन्यथा क्या होगा कि इतने बड़े लिस्ट आप याद कर नहीं सकते, बस अपने को देखना है कि कर्जन किस समय था भैया, लॉर्ड हार्डिंग कब था, है ना। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, पहले देख लेते हैं, ये पहले लॉर्ड कर्जन हुआ, फिर उसके बाद अपना हार्डिंग आया, ठीक है, और चेम्सफोर्ड आता है, फिर उसके बाद और फिर लॉर्ड इरविन आता है। तो इरविन के समय 1931 का समझौता हुआ था, आपको सभी को पता है। 1919 का एक्ट चेम्सफोर्ड के समय आया, आपको पता है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 मतलब दिल्ली का जो अपना कैपिटल स्थानांतरित हुई, ये घटना इसी के समय हुई है। और लॉर्ड कर्जन के बारे में तो आपको सभी को पता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था लगभग 1905 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को मेन घटना याद रखनी है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अब इनकी डिटेलिंग देख लेते हैं अपन।
ये देख लीजिए 10 क्वेश्चन के अपन अब डिटेलिंग देख लेते हैं कि भैया स्वर्ग से जन्मा वो सेनापति बोला गया है इसको रॉबर्ट क्लाइव तो विलियम पिट ने बोला था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, 1757 से 1760 तक रहा, फिर 1765 से 1767 तक था। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है कि बंगाल में देश शासन प्रणाली इसी ने शुरू की थी और जो कि ख़त्म कर दी गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लगभग 1774 के समय इसको ख़त्म कर दिया था देश शासन प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया गया था, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो और इसने वॉरेन हेस्टिंग से तो संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिंग ऑफ फेंस की नीति इसने चालू की थी और देश शासन को इसने समाप्त किया था 1772 है। ठीक है, ईयर 1772 है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपको पता ही है, फिर इसके बारे में कुछ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये इतनी ही मिलती है, इसके अलावा इतना तो अपन ने बता दिया आपको। ठीक है, और ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कॉर्नवालिस के समय की स्थायी बंदोबस्त 1792 टू 93 ये इसी के समय चालू किया गया था। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी ये था थर्ड वाला। वेलो विद्रोह के बारे में बात कर ले तो वेलो विद्रोह हुआ था जॉर्ज वालो के समय, आपने देखा 1806 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना इसको। वेलेजली के बारे में बात कर लेते हैं तो वेलेजली ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार करने से सहायक संधि आपको पता है, सहायक संधि की शुरुआत इसी ने की थी। ठीक है, और इसमें देखो सहायक संधि तो इसने शुरुआत की थी, लेकिन सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों का जनरली क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, चारों पांचों जितने भी राज्य हैं उसका क्रम पूछ लिया जाता है। उसकी ट्रिक मैं आपको दे दूंगा, कभी आपको लगे कि भैया मुझे याद नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, तो अपन वहाँ पर आपको डाल देंगे इसकी ट्रिक। ठीक है, फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल युद्ध मराठा युद्ध होता है, तो इनके ईयर यहाँ पे देख लो। बाकी इनके एक क्रम में आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना यही करता है कलकत्ता में 1799 में। ठीक है, आगे देखते आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में होता है, तो उस समय सुगोली की संधि होती है ब्रिटिशर्स और अपने जो नेपाल के साम्राज्य गोरखा वंश है उसके साथ। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते थे, पहले युद्ध करते थे, हार जाते थे तो संधि कर लेते थे, यही एक तरीका होता था। तो 1815-16 में इन्होंने ये सुगोली की संधि की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते अब इसमें कौन सा क्षेत्र मिला कौन सा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है इतना, अपने को वही देखना है जो एमपीपीएससी पूछता है, क्योंकि 4-5 साल के जो पेपर आप लोग भी उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी हो रही है, किस टॉपिक से पूछा जाता है। ये टॉपिक अपन आपको भेजेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही रहता है। तो अपने को उस टॉपिक को अच्छे से देखना है, उससे संबंधित क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं अपनी तरफ से तो आपको बताएंगे, बाकी आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट डाल देना। ठीक है, एलन बरो के समय ये हुआ था दास प्रथा का संबंध, आपको पता ही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी के समय होता है। ठीक है, और आगे इसमें इंपॉर्टेंट कुछ और खास नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने बता दिया आपको। हड़प की नीति इसने शुरू की थी, जिसमें सतारा झांसी नागपुर को हड़प लिया था इसने। इनका ईयर पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसे तो आपको पता ही है, ईयर पूछा जाता है तो मैं ईयर का बता दूंगा आपको। लोक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसी ने बनवाया था। आंग्ल सिख युद्ध भी इसके समय हुआ था। इसके समय की फेमस उपलब्धि ये है कि इसने जो पंजाब का इलाका हड़प लिया था। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, बाकी हड़प नीति तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट है दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो ने किया था, यहाँ तो आपको दिख ही गया। बेंटिक ने क्या क्या किया, तो बेंटिक ने तो बहुत सारे काम किए हैं, तो सभी का पता होना चाहिए। भैया प्रथम गवर्नर जनरल था चार्टर एक्ट 1833 की तरफ, तो पहला चार्टर एक्ट जो मतलब जिसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिक को। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन करता है ये राजा राम मोहन राय की हेल्प के माध्यम से, और ठगी प्रथा का भी दमन करता है। अंग्रेज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेकाले मिनट आता है, आपको पता है 1835 का। ठीक है, न्यायपालिका और राजस्व प्रणाली में सुधार भी इसी ने किया। आगे बढ़ते हैं कि अपने को डलहौजी का नाम तो पता ही चल गया है कि वास्तविक नाम क्या था, देखने की जरूरत नहीं है। इल्बर्ट विधेयक 1883 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय आया, ये ध्यान दीजिए, लॉर्ड रिपन के समय आया था इल्बर्ट विधेयक। ठीक है, और यहाँ पर और देख लीजिए कि लॉर्ड रिटन कब से कब तक था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये देखो कि इल्बर्ट विधेयक किसके समय आया था, रिपन के समय। फिर आगे बढ़ते हैं कि अकाल से निपटने के लिए इसने अटैची करके याद रखना है अपने को। तो अटैची क्यों याद रखना है, क्योंकि भैया अपन जब अकाल आएगा तो अटैची भर के निकल जाएंगे। ठीक है, तो अटैची आयोग बनाया इसने। ठीक है, फिर 1878 का आर्म्स एक्ट भी इसी के समय है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 का इसी के समय है। ठीक है, ध्यान रखना। लॉर्ड रिटन यहाँ पे अपन देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। अभी मैंने बता दिया बंगाल का विभाजन इसके समय हुआ था, हॉर्डिंग के समय दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ था कैपिटल, चेम्सफोर्ड के समय 1919 का एक्ट आया, लॉर्ड इरविन इरविन समझौता होता है गांधी जी के साथ। ठीक है, अब अपन देखते हैं उधर के क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप माना जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो ये हो जाएगा अपना श्री राजगिरी राजगृह में शामिल है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर आपको सभी को पता होना चाहिए, फेमस है। ठीक है, तो उड़ीसा के बहुत सारे फेमस मंदिर है, भुवनेश्वर में संबंधित है। ठीक है, दोनों की डिटेल अपन देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई विश्व शांति स्तूप जो राजगृह में स्थित है, इसका निर्माण रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करता है। जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी ने किया था, फूजी ने। ठीक है, 1969 में किया था, इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट देखते हैं इसका 12वें नंबर का क्वेश्चन कि आपको पता है ये भुवनेश्वर मंदिर है और यहाँ के कुछ फेमस मंदिर देख लो। यहाँ के मतलब कि भारत के जो कि पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। काशी विश्वनाथ आपको पता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि वाराणसी में है। सोमनाथ आपको पता ही गुजरात में, प्रभासपट्टन में। जगन्नाथ मंदिर पुरी का है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वर तमिलनाडु में है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर के बारे में बात कर लेंगे तो मदुरै स्पेशली याद रखिए, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का है। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है इसको। पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में संबंधित है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उसका मिलान करना है आपको। सूची 1 में स्मारक, दूसरे में दिया गया स्थान। तो यहाँ पे देखना है, मिलाना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने, अभी तक कर लिया होगा, कोशिश की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया अपना हो जाएगा मुंबई में। फिर विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में हो जाएगा। इंडिया गेट के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना न्यू दिल्ली में। और चार मीनार हो जाएगी हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता है, तो फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रख दिया करो। चित्रकला से संबंधित है किशनगढ़ शैली। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। ठीक है, ये गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, ये देख लो। 1924 में किंग जॉर्ज पंचम ने बनाया। ठीक है, उसकी यात्रा हुई थी 1911 में, कौन की, किंग जॉर्ज पंचम। तो आपको पता है वेल्स, इंग्लैंड के वेल्स की भी यात्रा हुई थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है ना। तो यहाँ पर ये इस टाइप के जो सम्राटों की, इनके राजाओं की जब यात्रा हुई है भारत में, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भैया कब हुई थी। 1911 में हुई थी किंग जॉर्ज की। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बात की जाए तो कलकत्ता में, जो कि रानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाई गई थी 1906 में। इंडिया गेट के बारे में बात कर लेते तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में 1921 में बनाया था। चार मीनार ये कुतुबशाही वंश के संबंधित है। 1591 में बनाया गया, किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किशनगढ़ शैली, तो आपको पता ही है कि ये अपने चित्रकला से संबंधित है, 18वीं शताब्दी में फेमस रही है। और भारतीय चित्रकला की राजस्थानी शैली के कुछ रूप थे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कुछ चित्रकला की शैली जो कि अलग अलग राज्यों में फेमस है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, वारली, जो कि वर्ली, वर्ली आपका लिंक है, या करके याद रख लो। महाराष्ट्र में वर्ली लिंक है ना, बस उससे याद हो जाएगा। कलमकारी जो आंध्र प्रदेश का, कलमकारी पिछवाई हो जाएगा राजस्थान का, मधुबनी बिहार का। सोरापट्ट चित्रा हो जाएगा और उड़ीसा का। कालीघाट हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। और चितारा हो जाएगा अपना काय का, कर्नाटक का। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की थी। 1907 में की थी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब कुछ लोग और है जो कि इनसे संबंधित है, मतलब या बंगाल से संबंधित है, मान के चलो। वारेंद्र कुमार घोष के बारे में बात कर लेते हैं, तो युगांतर क्रांतिकारी समूह के संस्थापक है। ठीक है, अलीपुर बम जो कांड हुआ था 1908 में, उससे संबंधित है ये। नरेंद्र मोहन मुखर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। निहार रंजन रे के बारे में बात कर ले तो बंगाली इतिहास के लेखक है। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के निदेशक भी रहे। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर लेते तो आपको सभी को पता है कि आधुनिक भारत की कला के अग्रदूत रहे हैं, और भारत माता की जो पेंटिंग सबसे पहले बनाई थी वो इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ परंपराएं और राज्य दिए गए, तो कौन सी परंपरा किससे संबंधित है आपको ये बताना है। 60 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लिया होगा आप लोगों ने अभी तक, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा कि सही सुमेलित तो मधुबनी बिहार की चित्रकला है। सीखे खबाब सिंधु दर्शन महोत्सव ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, गत्का एक पारंपरिक मार्शल कला है जो कि केरल का नहीं है, उसके बारे में अपन डिटेल में अभी देख लेंगे। तीन तीन क्वेश्चन देखते हैं, उसकी डिटेलिंग अपन एक साथ ही देख लेंगे। फिर शास्त्रीय संगीतकार दिए गए, नर्तक दिए गए और उनके संबंधित वाद्य यंत्र या क्षेत्र दिए गए। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा इसका कि भैया कौन सा सुमेलित नहीं है। जाकिर हुसैन तबला वादक है, ना कि हारमोनियम वादक है। बाकी अमजद अली खान सरोद वादक है। सहनाई बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। बिरजू महाराज कथक बजाते, कथक के नृत्यकार। तो बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हुआ है, तो बिरजू महाराज को याद रखने की जरूरत है। ठीक है,
नेक्स्ट है इसका देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, नृत्य दिए गए और राज्य दिए गए, तो आपको यहाँ पर बताना है, मिलान करना है। मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, देख लेते हैं, कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना भरतनाट्यम तमिलनाडु का, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, और कथकली हो जाएगा केरल का। ठीक है, नृत्य फॉर्म। यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है। कौन सी फेमस बुक है ये, किसके बारे में बात हो रही है, ये हो जाएगा आनंद मठ के बारे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है आनंद मठ, तो बहुत फेमस है, आपको पता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अपन अभी डिटेल में देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं, तो उनका नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा अपने जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। ठीक है, चलिए आइए डिटेल देखते हैं इनकी। तो यहाँ देख लीजिए, गत का जो अपना युद्ध प्रशिक्षण है पंजाब का है। ठीक है, गत का पंजाब का है युद्ध प्रशिक्षण। अब आगे आगे अपन ने देखा पंडित बिरजू महाराज जो कि अभी हाल ही में निधन हुआ, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। पद्म विभूषण मिल चुका है इनको 1986 में, और लखनऊ घराने से संबंधित, चूँकि उत्तर प्रदेश से आते तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, लखनऊ घराने से संबंधित बिरजू महाराज, इनका याद रखिए, बाकी का याद नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं। बाकी बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिलता है, 2001 में। उस्ताद अपने सरोद वादक है अमजद अली खान, इनको पद्म विभूषण याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका देखते हैं कि जाकिर हुसैन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये भी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तबला वादक है, पद्म विभूषण 2023 में मिलता है, और ग्रेमी पुरस्कार मिल चुका है इनको शंकर एहसान के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनका ग्रुप का नाम भी अभी आपको बता देंगे, क्योंकि उनका ग्रुप का नाम फेमस है, उनके ग्रुप को सिंगिंग को ही मिला है। ठीक है, ग्रेमी, और एक बार नहीं मिला, 2-3 बार मिल चुका है। पंडित रविशंकर सितार वादक है, भारत रत्न 1999 में मिलता है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है कर्नाटक की गायिका है, भारत रत्न 1998 में मिलता है, और पहली है महिला ये। ठीक है, संगीतकार, पहली महिला संगीतकार है जिसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत रत्न, या पहला संगीतकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी के बारे में सभी को पता है, हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है, किराना घराने से। ठीक है, भारत रत्न इनको मिलता है 2009 में। आगे बढ़ते हैं कि कुछ 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और किस किस राज्य से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी तो मणिपुर का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ठीक है, तो भरत अपना जो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, और सट्टारिया जो कि हो जाएगा असम का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर सबसे ज़्यादा संभावना बनती है कि ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। 1882 में रचित आनंद मठ कब रचना कब हुई है, 1882 में हुई है। आनंद मठ की रचना की है, जो रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है बुक को, आपको पता है। सन्यासी विद्रोह के ऊपर आधारित इस ग्रंथ में भारत का राष्ट्रीय गीत भी मिलता है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम के जो आपको पता है कि 150 साल हो चुके हैं, अभी कंप्लीट हुआ। ठीक है, 150 साल हो चुके हैं 2026 में, ध्यान रखिएगा 2026 में। 1896 का जो अपना अधिवेशन था उसमें इसको गाया गया था सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और लेखक है जो कि इंपॉर्टेंट लगते हैं और जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है, तो काबुली वाला है, गोरा है, और चोखेर बाली। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है, नील आंदोलन से संबंधित जो भी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। राजेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगा भारत अविभाजित चंपारण में सत्याग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ रही है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात कर लेती जाए, तो इसका अपने जो रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, केसरी, मराठा, गीता रहस्य। ठीक है, तो केसरी अपनी हो जाएगी मराठा में, मतलब मराठी भाषा में, और मराठा हो जाएगी इंग्लिश भाषा में। नेक्स्ट देख लेना महात्मा गांधी की जो बुक है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज। ठीक है, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग करके भी बुक इनकी आती है, जो कि फेमस बुक है इनकी। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की थी, सभी को पता है, और सभी की आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो ज्योतिर्मठ हो जाएगा जोशी मठ में, उत्तराखंड में आता है, जो कि उत्तर दिशा में है। उत्तर तो डायरेक्शन से ही याद रखना पड़ेगा अपने को, ताकि वो हमेशा के लिए हो जाए। तो नॉर्थ में क्या उत्तराखंड हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तराखंड में ज्योति जलाए रखने के लिए अपन ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की है। वेस्ट की बात करें तो गुजरात में हो जाएगा, द्वारिका में अपन ने बनाया था शारदा मठ। ठीक है, तो शारदा जी का अपन मंदिर कहाँ बनवाया है, याद रखिएगा, याद रखने का तरीका है। शारदा मठ अपन ने वेस्ट में बनाया। ईस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो गोवर्धन मठ पूरी द्वारिका की, पूरी की बात कर लेते हैं, पूरी में है। ठीक है, और अपना जो साउथ में हो जाएगा कर्नाटक में है, श्रृंगेरी में शारदा पीठम। ठीक है, श्रृंगेरी शारदा पीठम। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज मत करना। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, पुर्तगाली कुछ राज्यपाल दिए गए और उनकी उपलब्धि दी गई है कि भैया इनके अचीवमेंट क्या थे। ऑप्शन देखो, कूट मिलान करो। कूट मिलान करते समय आपको सिर्फ एक देखना पड़ता है कि भैया मेरा इन चारों में से मुझे क्या पता है। एक अगर पता चल गया तो दूसरा देख लो,
ये दो पता करने से काम हो जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। 21 का राइट आंसर देख लो, अभी तक मिला लिया होगा। तो इसका देख लेते हैं भैया। फ्रांसिस्को द अल्मेडा किससे संबंधित हो जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी। मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, इतने टेस्ट अपन ने कराया तो उसमें इसकी ट्रिक बता चुका हूँ कि एड़े एड़े की, मेड़ा आ रहा ना, मेड़ा मेड़ा में एड़ा आ रहा है, तो एड़े की क्या ब्लू वाटर पॉलिसी। वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो इंडियन ओशियन है ना, उसके पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर मेरा ही कब्जा होगा। जैसा कि आपने कार्टेज सिस्टम सुना भी होगा मुगल एम्पायर में। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य में भी जो शासक हुआ करते थे, यदि उनको जहाज़ भेजना है यातायात के लिए, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उनको कार्टेज के थ्रू क्या परमिशन लेनी होती थी इन गवर्नरों से। सोचो कितना बड़ा काम करके बैठे हुए थे। तो ये एड़े ने ये पेड़ा खा रहा था, एड़ा पेड़ा खा रहा था, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी से। आगे देखते हैं तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अपन ने एक ये देख लिया। अल्फांसो द अल्बुर्का के बारे में बात कर रहे थे कि अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिला से विवाह करने की प्रेरणा दी। कहने का मतलब ये है कि धर्मांतरण करो दम से दबा के, ठीक है, ये इनका कहने का मतलब था। नीनो दो कुनाह के मतलब ये हो गया, नीनो बोल रहा है कि अपना पुर्तगाली राजधानी को कोचिन से गोवा के लिए स्थानांतरित किया इसने। तो नीनो से याद रखो नानी, नानी न, तो नानी का कुन्हा, कुन्हा से याद रखो कुनबा। नानी का कुनबा कहाँ पर है? गोवा में। तो कितनी अच्छी बात है, बताओ। अगर आपकी नानी का कुनबा गोवा में हो तो आप वहाँ मस्त समर वेकेशन के लिए चले जाते। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, तो ये कौन है भैया? प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर के साथ भारत आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, और इसी में मैंने आपको थोड़ा याद करने का तरीका भी बता दिया। व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय कर दिया गया था? सबसे पहले मैंने ये ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ कि भैया ये अपना जो डिकोडिंग चल रही है ना PYQs की, उसमें मैं बोल चुका हूँ कि ये व्यवगत सिद्धांत अपना किसका है? डलहौजी का है, और उसके क्रम देखने हैं अपने को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतारा के इसने सबसे पहले विलय किया था, ठीक है। इसका डिटेलिंग देख लेते हैं अपन, ठीक है। डिटेलिंग देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ देख लो, इनका तो अपन ने देख लिया गवर्नर्स का, ठीक है, ये अपन ने इसका देख लिया। बाकी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोला जाता है, व्यवगत का सिद्धांत डलहौजी का है, सभी को पता है। इसके अनुसार ये बोला जा रहा है, यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब कि कोई राजा है उसका पुत्र नहीं है, और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर देता है, और ब्रिटिशर जो है वो अगर बोलते हैं कि भैया जो ये तुम्हारा पुत्र है उसको अस्वीकार कर दे उत्तराधिकारी को, तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती। तो क्या होता कि भैया कोई राजा है उसका पुत्र नहीं है, तो ये राज्य किसके अधीन जाएगा? ये राज्य तुम्हारा है ही नहीं, ये राज्य सीधे ब्रिटिश एम्पायर के अधीन चला जाएगा। ये इन्हें तरीका अपना के रखा था। तो लॉर्ड डलहौजी ये काम कर रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति लाई इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके लिए जो क्रम है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 17 को सबसे पहले किया 1848 में, फिर जैतपुर संबलपुर को एक साथ करता है 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को करता है अपना 1852 में, झांसी को 1853, नागपुर को 1854, अवध को करता है 1856 का विलय। इसके पूर्व लॉर्ड वेलिजली ने सहायक संधि अपनाई थी, ये भी लगभग इसी से संबंधित है, साम्राज्य विस्तार करने से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चारों पांचों पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है किसने लाई और किसको किसको पहले शामिल किया। सबसे पहले लोगों को सताते हुए शामिल किया 1848 में, ठीक है। लास्ट में अपना अवध को किया है 1856 में, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन देखते हैं कि नीज आबाद क्या है? व्हाट इज़ नीज आबाद? नीज आबाद क्या है? इसका बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तो कोई बात नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? तुक्का मारना चाहिए। तुक्का कैसे मारेंगे? हमेशा तुक्का मारो B या C में, ठीक है। A और D की संभावना बहुत कम होती है, या फिर इसको और साइंटिफिक तरीके से करना चाहते हो तो क्या हुआ, OMR सीट अपन भर चुके हैं, उसके बाद अपन इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के रखेंगे। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि भैया कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन आता है लगभग संभावना बनती है कि वही होगा, या फिर अगर ये रेशो बटा हुआ है किसमें 25-25-25 में बटा हुआ, तो ये मान के चल लेना कि भैया जो 25 के रेशो में नहीं आ रहा B और C वही आएगा, ठीक है। या तो पहले देखो कि सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, और रिपीट होने के बाद ये देखो कि कोई रेशो कौन सा चल रहा है, 75-25 का चल रहा है, इस टाइप का रेशो आपको देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर नील की खेती हो जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पर सूची का मिलान करना है, विद्रोह दिए गए, उसके वर्ष दिए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, कुछ विद्रोह के तो नाम पता ही होने चाहिए, कोल विद्रोह, संथाल और मोपला, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। असम का भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो विथ ईयर और कौन नेता था इसका वो आपको पता होना चाहिए। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा D, कि भैया अहम विद्रोह हुआ 1828 में, जब ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही थी। अपन ने इसको रिलेट किया, ठीक है। अहम में ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही थी ना 1828 में, ठीक है।
फिर कोल विद्रोह 1831 में होता है, संताल विद्रोह 1855 में होता है, मोपला विद्रोह 1921 में होता है, जो कि अली मुसलियार ने नेतृत्व किया था इसका। अभी अपन देख लेते हैं इसकी डिटेल ताकि आप लोग को कंठस्थ हो जाए, है ना। स्टोरी पे अपन एक बार देखते हैं तो ये याद हो जाता है। तो पहले अपन ये नील की खेती वाला देख लो कि ब्रिटिश काल में नील, जिसको इंडिगो बोला जाता था, उसकी खेती के लिए दो रूप प्रचलित थे। कौन कौन से? एक निजाबाद था और एक रैयती व्यवस्था थी, ठीक है। निजाबाद में क्या होता था, मकान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे या ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे। तो इसको क्या होता है, नीज आबाद। तो नीज यानी होता है स्वयं, और आबाद भूमि को आबाद करना। तो कौन अपनी भूमि को आबाद करना चाहता था? मालिक खुद करना चाहते हैं, क्योंकि नील का पैसा अच्छा खासा मिला करता था, इस वजह से, ठीक है। याद रखने का तरीका। रैयती व्यवस्था में हो जाता है कि भैया जो मकान मालिक है वो किसानों को, जिसको रैयत बोला जाता है, किसान का मतलब क्या, वो रैयत, उनके साथ अनुबंध सट्टा कर लेता था, ठीक है। इस व्यवस्था में किसानों को कम ब्याज दर पर मकान मालिक से नकद कर्जा मिल जाता था। तो ये दोनों व्यवस्था थी, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, मेन आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हो इसको, नील के ऊपर पूछा जाए तो। अब यहाँ पे देख लो कि जो अहम विद्रोह हुआ उसमें नेता कौन था? गोमदर कुंवर था। कोल में बुद्धो जगत और जुआ जगत। तो सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, इनका सरनेम भी लिखा हुआ, सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू, ठीक है। मोपला विद्रोह में अली मुसलियार और वारिया मुकुंदनाथ कुंजा अहमद हाजी। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सांप्रदायिक हो गया था ये मोपला विद्रोह, जिसमें हिंदुओं का भी बाद में कत्लेआम हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। उससे फिर हाथ खींच लिए थे किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने पहले सपोर्ट किया, लेकिन जब ये सांप्रदायिक हो गया तो उससे हाथ खींच लिए। 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कथन पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं फिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सी, अर्थात क्या, 1 2 4। तो इसमें अपने को इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे तो अपने को देखना है कि कौन सा गलत होता है। पहले अपने को देखो, सही बोला है तो गलत ढूंढो और गलत बोला तो सही ढूंढो। यही तरीका है एलिमिनेट करने का और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का। तो इसमें गलत कौन सा है? बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, सरासर गलत है, ठीक है। तो ये बिहार से नाना साहब नहीं करते। अभी अपन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को भारत ने अपना राजनीतिक नेता घोषित किया था, क्योंकि ये मुगल सम्राट था उस समय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के युद्ध किया, हीरोज के खिलाफ करते हैं, ठीक है। कालपी में युद्ध हुआ उनके साथ। अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? बेगम हजरत महल करती है, ठीक है। अवध से कौन करती है? बेगम हजरत महल। और बिहार में कौन करता है? अपन यहाँ पे देख लेते हैं, और उसके साथ और भी देख लेते हैं, ताकि 2 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही पता चल जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कानपुर से नाना साहब करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी तो पता ही है। बिहार से कुंवर सिंह करते हैं, ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला साहब। तो फैजाबाद से मौलवी करेंगे, बिहार से कुंवर सिंह, अवध से बेगम हजरत महल, और बाकी तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर ने इसको। बाकी ध्यान रखने की बात है कि जब ये ख़त्म हो गया विद्रोह, तो उसका 1858 का शासन अधिनियम आता है, और उसमें ये कहा जाता है कि ब्रिटिश का जो, मतलब भारत का शासन है, वो कंपनी नहीं करेगी, वो अब ताज करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा, ठीक है। और वायसराय पद की स्थापना हुई, और पहला वायसराय किसको बनाएगा? लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि 1857 के दौरान अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया था? पूछा गया। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा डी, 20 सितंबर 1857 को। 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? कौन थी 1857 27 का राइट आंसर बताओ। सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। स्टटगार्ड से इन्होंने झंडा फहराया था, आपको पता ही होगा इनके बारे में, ठीक है। डिटेल में अपन देख लेंगे। अभी अपन यहाँ पे देख लेते हैं 30 तक। 1857 की क्रांति हुई, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र थी, कौन बोलता है ऐसा? कौन हो जाएगा? 28 का राइट आंसर, सभी को पता होना चाहिए। जेम्स आउटरम ने बोला था, ठीक है, कि भैया हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आपस में मिल करके ब्रिटिश राज को बाहर भागाना चाहते थे। ऐसा जेम्स आउटरम अपनी किताब में बोलता है। कारखाना अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं कि जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य के घंटे सीमित करने की मांग की गई थी। किस वर्ष पारित किया गया था कारखाना अधिनियम? तो 29 का राइट आंसर ये क्या हो जाएगा अपना? 1891 में पारित किया जाता है। सबसे पहला जो कारखाना अधिनियम हो जाएगा वो 1881 में आया है, ठीक है। अभी अपन सब देख लेंगे एक साथ। यहाँ पर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं 30 31। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी दयानंद के उपदेशों का हिस्सा नहीं था? पूछा गया है। तो कौन सा नहीं था? 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना सी, कि मूर्ति पूजा को प्रेरित करते हैं। भैया आर्य समाज कभी भी मूर्ति पूजा को बोलता नहीं है, बढ़ावा नहीं देता, उसको बोलता है ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी की बात करता है कि भाई वेदों को अमोघ और ईश्वर द्वारा रचित माना गया है। इनके द्वारा प्रमुख कथन ही है कि वेदों की ओर लौटो।
वो उन्होंने पुराणों को पूर्णतः गलत शिक्षा का साधन माना। पुराण को बोलते हैं कि गलत शिक्षा का साधन है, ये ऐसा बोलते हैं। उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन का समर्थन करते हैं कि पाश्चात्य विज्ञान जो भी है उसका समर्थन करते हैं। प्राच्य प्लस पश्चिम दोनों के समन्वय पर बल देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? तो ये लॉर्ड लिटन के समय आया था, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में अपन देख चुके हैं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1878। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भैया इसका डिटेल देख लेते हैं अपन, तो भी डिटेलिंग में अभी यहाँ अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ तो भिकाजी कामा है, आपको सभी को पता है 1857 की क्रांति के बाद यही है जो जिनका जन्म होता है मुंबई में। ठीक है, और ये लाजे तो लंदन चली गई, फिर ये दादा भाई नौरोजी से मिलती है और फिर ये वहाँ पर जा कर के इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का प्रकाशन भी करती है। अंग्रेजों अत्याचार के विरुद्ध तो बहुत सारी चीज़ें लिखती है। फिर 1907 में जो जैसा मैंने बताया कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ पर राष्ट्रध्वज को फहराती है। फर्स्ट जो राष्ट्रध्वज था उसके ऊपर फहराती है। फिर राष्ट्रध्वज में क्या क्या था ये नहीं पूछा जाएगा, इसके ऊपर टेंशन मत लिया करो। ठीक है, अब 1857 की क्रांति जब हुई थी तो सबसे पहले हुई थी मेरठ से, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10 मई को स्टार्ट हुआ था, भारत में मेरठ से हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। अब कौन से इतिहासकार है जिन्होंने कुछ कुछ बोला है? तो वी डी सावरकर बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जॉन विलियम बोलते हैं कि भाई जाति के मध्य संघर्ष था और कुछ भी नहीं था। सर जॉन लॉरेंस और सीले बोलते हैं कि यह पूरी तरह से एक सैनिक विद्रोह था जिसमें कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी। ये ऐसा बोला गया, इनके द्वारा ऐसा लिखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि TR होम्स बोलते हैं कि बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। सभ्य लोग कौन है? ब्रिटिशर्स और बर्बर कौन है? अपने भारतीय, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। ठीक है, LR रीज बोले तो यह ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था, जैसा कि क्रूसेड्स हुआ इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच में, जिसमें कि इस्लाम की जीत हुई थी। वैसे ये बोल रहा है कि ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बीच में युद्ध था, ऐसा बोल रहे हैं LR रीज। RC मजुमदार क्या बोल रहे हैं अपनी पुस्तक में? द सिपाही म्यूटिनीज एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि फेमस बुक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा है इसमें? ये लिखते हैं कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यही कथन पूछा जाता है अक्सर कि भैया कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने बोलता है कि ये न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम था, न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न कि स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये मजुमदार बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आता है, उस समय लॉर्ड लेंसडाउन थे गवर्नर। ठीक है, और ये बोलते हैं कि भैया अधिनियम में कम से कम 50 श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू होगा। तो कौन से कारखानों पर लागू होगा? 50। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, हालांकि बस इतना देख लो कि किसके समय आया था। ठीक है, अभी फिर उसका दयानंद स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा देख लो, सरस्वती जी के बारे में कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इसके ऊपर अपन बहुत सारी कटिंग डाल चुके हैं, सब आपको पता चल ही रहा होगा। मुंबई में स्थापना करते हैं, मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया था, ये आपको जानकारी पता होना चाहिए बाद में। ठीक है, मूर्ति पूजा को कभी प्रेरित नहीं करते, वेदों की ओर लौटो की ओर बोलते हैं, शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ काम करे इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे देख लो, देखो दिख रहा है। ठीक है, और ये फेमस क्वेश्चन है तो सभी को पता है। 1875 में क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश नामक रचना इनकी ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब 31 नंबर का जो एक्सप्लेनेशन वो ये है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का आता है, सभी को पता है। और देसी प्रेस अधिनियम पारित किए गए थे, इसी मतलब देसी उसी को वर्नाकुलर को बोला जा रहा है। ठीक है, आर्म्स एक्ट और ये देसी प्रेस अधिनियम दोनों एक साथ ही किए गए। और इसको विशेष रूप से संज्ञा दी गई थी किसके लिए? मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोला गया था प्रेस को, क्योंकि प्रेस को आज़ादी नहीं थी कि भैया देसी भाषा में तुम कुछ समाचार पत्रों को कुछ भी लिखो, क्योंकि पता है कि इस समय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष चल रहा था और भारत में बहुत सारे प्रेस क्या थे, राष्ट्रीयकरण या फिर ये मान के चलिए कि राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रहे थे। क्योंकि चूंकि लोग सब कम पढ़े लिखे थे तो देसी ही भाषा जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, कुछ बंगाली जानते थे, मतलब क्षेत्र विशेष की तो भाषा जानते ही थे। तो इससे राष्ट्रभक्ति बढ़ रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर ऐसे प्रेस को ही दबा दिया जाए तो लोगों तक खबर पहुँचेगी नहीं, तो इसलिए इन्होंने लेके आए थे। ठीक है, और विशेष रूप से किसको टारगेट किया गया था? सोम प्रकाश समाचार पत्र है उसको टारगेट किया जाता है। तो विशेष रूप से किसको टारगेट किया गया? सोम प्रकाश को किया गया था। और बाद में यह दमनकारी कानून को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। ठीक है, अब दमनकारी नहीं होता तो फिर लॉर्ड रिपन क्यों हटाते हैं? ठीक है, यही तो बात है।
ठीक है। और भारतीयों से बोला गया कि तुम हथियार नहीं रख पाओगे अब, ठीक है। ये आर्म्स एक्ट जो 1878 का आया था उसके तहत। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया किस वर्ष में महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में भागीदारी ली थी, ठीक है। तो किस वर्ष की ली थी आपको ये बताना है कमेंट करके। ये हो जाएगा 1889 में की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे पूछा गया है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल दो, ए ओ ह्यूम संबंधित है, आपको पता है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, अनिल सील के द्वारा लिखी गई ये बुक। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि भैया हम साल भर में एक बार मेंढक की तरह टट्टा करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया ये। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो किसे कहा गया था ये। 36 के नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बख्त खां को दिया गया था, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि अपन 37 नंबर का, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, शायद ही पता होगा, तो इसको देख लो, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इस टाइप के क्वेश्चन का कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि भैया अपने इतना इस टाइप के क्वेश्चन के चक्कर अगर मैं इसमें अपन दिमाग खपाएंगे ना, तो क्या होता है, जो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सीरी क्वेश्चंस होते हैं, सिली मिस्टेक्स बोला क्यों जाता है, ये इसीलिए बोला जाता है कि जो आपको आता हुआ है वो आप गलत करके आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होता है, जो आपको आना चाहिए और जिसका उत्तर आपको पता है आप उसको गलत करके आते हैं, उससे आप सिलेक्शन रुकता है। तो अनावश्यक चीज़ों में ध्यान नहीं देना आपने। निम्नलिखित में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था पूछा गया। अब ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होना चाहिए भैया। आगरा में नहीं था, अयोध्या, कानपुर, दिल्ली तो संबंधित थे ही थे। सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की, अब ये है फेमस क्वेश्चन, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। सरदार उधम सिंह, ये इनके ऊपर तो पिक्चर भी आई। माइकल ओडायर, ये जनरल मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उस समय ये मतलब वहाँ का हेड था माइकल ओडायर। जनरल डायर नहीं है, माइकल ओडायर ने आदेश दिया था, तो ये सेना का प्रमुख था जनरल डायर, तो इसको आदेश दिया था माइकल ओडायर ने कि भैया तू ऐसा ऐसा कर, तो इसने बोला हाँ ठीक है करता हूँ मैं। तो इसने मतलब इसने बोला था कंट्रोल करने को, तो माइकल डायर एक कदम आगे बढ़ करके इन्हें गोलीबारी कर दी, ठीक है। तो इसलिए माइकल ओडायर को निपटाया सरदार उधम सिंह ने, ठीक है, इससे ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 40 का राइट आंसर देख लो, 1789 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लो, यहाँ कंफ्यूज कर जाओगे नहीं तो, कि भैया 1789 में बंगाल में दासों का निर्यात पर प्रतिबंध कब लगाया है, बंगाल में बोल रहा है, ठीक है, 1789 में, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अपने भारत में कब हुआ ये काम, तो फिर ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है कि 1833 का आपको पता है चार्टर, उसके तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया है, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1843 में 43 में भारत के सभी भागों में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। और ये भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी उसके 1860 ईस्वी में दास प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। तो तीनों ही डेवलपमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, तो इसमें 40 हो गए। इसके बाद आप लोग ये भी बताइएगा, ठीक है, अपने ग्रुप में, कि जो अपन अभी इस तरीके से टेस्ट देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शन भी देख रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना तो वीडियो तो डेफिनेटली बड़ा ही बनेगा 1 घंटे के आसपास। और एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है तो आपका वीडियो 30 मिनट में भी खत्म हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन है अपने पास, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपने ग्रुप में क्या क्या करना है, ठीक है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्य असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान किस क्षेत्र में सक्रिय थे पूछा गया है, ठीक है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना छपरा से। नेक्स्ट है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था पूछा गया है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना फरवरी 1922, ठीक है, 5 फरवरी। नेक्स्ट है इसके बाद कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, सभी को पता है ये तो। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा अपना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, 1923 में की थी, ठीक है, 1923 में की थी। 1920 का जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था सभी को पता है, ठीक है, चोरा चोरी कांड के चक्कर में। तो इससे अब इसको आंदोलन को रोक दिया इन्होंने, ठीक है। तो आंदोलन को रोक दिया तो क्या हुआ, कुछ लोग नाराज़ हो गए, कौन, CR दास और मोतीलाल नेहरू, तो उन्होंने बोला हम अपनी नई पार्टी खड़ी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 1920 में बम्बई में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे पूछा गया। 44 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। 1920 में जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था किसका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का।
तो निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में दर्शाना है आपको। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिख रहा है, सही का क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1342 हो जाएगा। अर्थात गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है, आप सभी को पता है। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई, 1915-16 के आसपास होती है इसकी स्थापना। 1929 में अपन बम फेंक देते हैं सेंट्रल असेंबली हॉल में, और 1930 में चटगांव का शस्त्रागार हो जाता है, ठीक है। बाकी डिटेल अपन और देख लेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुआ। इसका रीज़न बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होने के कारण हुआ था ऐसा। तो ऐसा हुआ था कि आप लोग को थोड़ा बहुत आपने जब तक पढ़ा है उस हिसाब से राइट आंसर बताइए। तो ए और आर दोनों सही है, और जो रीज़न है वो कारण की मतलब जो कथन है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसी वजह से तो उनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी, फिर उसके बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है ना। निम्नलिखित में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्माओं का मिलन कहा था, ठीक है। तो ये फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड इरविन और अपना जो महात्मा गांधी है उनके बीच में समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने बोला था 1931 का जो समझौता होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, पूछा गया है। 48 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसको हो जाएगा 7 सितंबर 1931 को। निम्न सूची का मिलान करना है, आपको बताना है कि सूरत अधिवेशन, सांप्रदायिक पुरस्कार, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और पूर्ण स्वराज ये किस किस ईयर से संबंधित है, सुमेलित करना था आपको यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा बी, अर्थात क्या हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। पार्टी स्प्लिट हो जाती है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन सांप्रदायिक अवार्ड जो हो जाएगा वो आपका 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड इससे संबंधित है। फिर यहाँ बात कर लेते हैं अपन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में, और पूर्ण स्वराज की घोषणा या मांग कर ली जाती है 1929 में। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन सभी की व्याख्या देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1935 एक्ट के तहत कांग्रेस मंत्रालय का गठन नहीं हुआ था, पूछा गया है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा डी, पंजाब में नहीं हुआ था, बाकी सभी जगह हुआ था, बिहार, उड़ीसा, मद्रास में। अब चलिए अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन सांस्कृत्यायन से शुरू करते हैं राहुल। सांस्कृत्यायन और अशोक आंदोलन 1920, इनका जो सक्रिय क्षेत्र था वो छपरा था, ठीक है। सहयोगी नेता नाग नारायण थे। 1921 में गिरफ्तारी हो जाती है इनकी, और इनकी भूमिका थी भैया 1922 में छपरा जिले की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन गए थे। आगे चोरा चोरी कांड के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लो कि चोरा चोरी जो है ना, ये गांव है अपना, चोरा चोरी कांड की जगह अब एक्शन हो गया, ठीक है। योगी सरकार जी के द्वारा ये कांड की जगह एक्शन कर दिया गया था। तारीख है 4 से 5 फरवरी 1922 को। किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने बोला कि भैया अशोक आंदोलन को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ या वापस लेता हूँ, क्योंकि अभी जो भारतीय लोग हैं वो अभी तैयार नहीं हुए इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि ये भीड़ उन्मादी बन जाती है, मतलब किसी को भी जिंदा जला देगी, इसलिए इन्होंने इसको रोक लिया था। इनकी अपनी एक विधि थी, गांधीवाद एक अलग विचारधारा है, उसके हिसाब से भी चलते, तो उन्होंने उस हिसाब से उसको वापस ले लिया था। अब यहाँ बात करते हैं स्वराज पार्टी की। तो 1923 में इसकी स्थापना होती है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं, अध्यक्ष दास जी थे, सचिव मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 1920 में स्थापित होती है बॉम्बे में। लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष थे। महत्व इसका कि भारत का पहला केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन है, और संबंध किससे संबंध रखता है, ये सीपीआई से, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इसका रिलेशन है। आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पार्टी अपन यहाँ मिलान किया था कि गदर पार्टी 1913 में बनती है। इसका मुख्यालय होता है एस्टोरिया, अमेरिका में। अमेरिका याद रख लो बस। भाभा सोहन सिंह भाकना ने इसके प्रमुख पदाधिकारी थे, ठीक है, भाभा सोहन सिंह भाकना। इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी 1915 में बनती है, बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इसके नेता थे। सेंट्रल असेंबली बम कांड होता है 1929 में, केंद्रीय विधानसभा जो कि दिल्ली में स्थित है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है पम्पलेट फेंकते हैं और ये इसमें बम फेंक देते हैं। हालांकि वो वेली जो होती है, या वेल बोल दो, तो वहाँ पर ये बम फेंकते हैं ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं होना। तो इनका मेन मकसद था कि बहरों को आवाज़ सुनाना है। इन्होंने बोला भी था कि हमारा उद्देश्य बहरों को आवाज़ सुनाना रह गया, ठीक है। चढ़गांव शस्त्रागार होता है 1930 में। समांतर सरकार बनाते हैं सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन दा भी बोला जाता है। चढ़गांव अब अपने आपके बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध होता है लाला लाजपत राय जी के द्वारा
1927 में ये लोग ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु स्पेशली जो 1919 का एक्ट था उसकी समीक्षा हेतु ये आया था। ठीक है, फिर आयोग में 7 सदस्य थे ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश ही थे, तो फिर क्या ये लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि 1919 जो एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, वो सही साबित है, कर देते हैं, उसको साबित कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका विरोध किया गया। पूरे देश में बहिष्कार होता है। आपको पता है साइमन कमीशन पहले बम्बई में आता है ना। तो यहाँ पर फिर विरोध होता है, फिर यहाँ पे चिल्लाया भी जाता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, और फिर बाद में ये क्या होता है, पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट का आदेश दे देता है। जेम्स ए स्कॉट अपने स्कॉट को आदेश दे देता है कि लाला लाजपत राय को पीट पीट कर मार डालो, तो ये मार देते हैं। फिर राय का निधन हो जाता है, तो फिर उसका देशव्यापी आक्रोश फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या क्वेश्चन है जिनका थोड़ा सा अपने को डिस्क्रिप्शन देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ तो मैंने बता दिया था कि सरोजिनी नायडू, ये इरविन और गांधी के बीच में समझौता होता है 1931 का। उसके बाद ये इन दोनों को बोलती है कि ये दो महात्माओं का मिलन है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 48 नंबर का कि कुछ गोलमेज सम्मेलन पूछा गया था। एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी सेकंड गोलमेज सम्मेलन की। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को। एग्जैक्ट डेट वैसे पूछता नहीं है, लेकिन कुछ भी भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गोलमेज सम्मेलन चूँकि इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, तो पहला तो अपन देख ही लो कि नवंबर में महीने में हो रहा है, 12 नवंबर 1930, 31, फिर 31 में होता है, फिर 32 में होता है। तो क्रम से याद रखो, 30 में होता है, एक 31 में होता है और एक 32 में होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो 2 नवंबर के महीने में हो रहा है और एक 1 सितंबर में हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला। नेक्स्ट स्टेज क्या देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ अधिवेशन हुए थे, जो कि गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है, स्प्लिट हो जाती है, पार्टी स्प्लिट हो जाती है सूरत अधिवेशन में। ठीक है, एक दूसरे की सूरत नहीं देखना पसंद करते, क्योंकि दोनों की जो कार्यविधि है अलग अलग है। एक चाहता है कि मैं हिंसा करूँ, एक चाहता है कि मैं पत्र निवेदन गिड़गिड़ाऊँ, लोगों के पैर में पड़ के बात करूँ। ऐसी बातें हो रही है यहाँ पर अलग अलग। एक बोल रहा है कि चाटा मार के बात बनाऊँ, एक बोल रहा है कि प्यार से मैं उसके लिए मतलब प्यार से करूँ काम, ऐसा कुछ बोला जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, प्यार से, इतना प्यार से करूँ कि मैं अपना आत्मसम्मान भी खो दूँ, ऐसा ये एक तरीका, ये तरीका है। सांप्रदायिक पुरस्कार के बारे में बात करते हैं अपन। रैमजे मैकडॉनल्ड ने घोषित कर दिया था कि पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाएगी। भैया एससी समुदाय के लिए आपको अलग अलग, सबको समुदाय को मतलब हिंदुओं से अलग मान करके उनको निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने हेतु आयोजित हुई थी ये। ठीक है, लॉर्ड बर्कनहेड चुनौती दे देता है ना, पता तो हो गई आपको। बर्कनहेड चुनौती दे देता है, जो कि सचिव होता है, भारत सचिव। वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो बताओ, चलो संविधान बना के बता दो। ठीक है, तो फिर उसका तो आपको 1929 में अपनी रिपोर्ट आती हुई दिखेगी, 1928 में रिपोर्ट आएगी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसमें आपको संविधान के एक मतलब प्रमाण मिलते हैं या स्पष्ट पहली छवि मिलती है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित होता है। ठीक है, और इसी समय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई थी, 26 जनवरी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 51 नंबर के क्वेश्चन से देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरी कहाँ स्थित है, तो सभी को पता है, जबलपुर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पटाभी सीतारमैया को हराया था, आपको पता है। और फिर इसी के उपलक्ष्य पर क्या बोलते हैं महात्मा गांधी कि ये पटाभी की हार नहीं है भैया, ये सिर्फ ये मेरी हार है। ठीक है, तो इस वजह से फिर बाद में क्या होता है, आपको पता है कि जब ये सेकंड टाइम सुभाष जी जीत जाते हैं, तो फिर ये अपना मतलब बाद में फिर रिज़ाइन दे देते, जब ऐसा वक्तव्य दिया जाता है, फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय शहीदों के रक्त का बदला लो, अपने तलवारों से मातृभूमि को मुक्त कराओ, समूचे एंग्लो अमेरिकी शत्रु के विरुद्ध खड़े हो जाओ। ये बात कौन बोल रहा है, ऐसी भाषा का उपयोग कौन कर रहा है, बताइए कौन बोल सकता है ऐसी भाषा। तो ये हो जाएगा अपना सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे भाषा का यूज़ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, 53 का राइट आंसर सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, पूछा गया 54 का। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1942 में, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव 1942 में बम्बई सत्र में किसने प्रस्तुत किया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था। तो इसके ऊपर अपन ने ऑलरेडी कटिंग डाल चुके हैं, सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, पूछोगे 56 का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड वेवेल नहीं था, पेंथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, आपको पता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट प्लान भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इजी विथ ईयर।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 57 का राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, पूछा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा जुलाई 1947, ठीक है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 1940 में मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से घोषित किया गया था? 59 के तहत बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना सी, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में, ठीक है। सूची दी गई, सूची का मिलान करना है। कुछ बीजी यहाँ पे विनोबा भावे हो गया, तिलक हो गया, अरुणा आसिफ अली और सरोजनी नायडू के बारे में बात की जा रही है। कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर देख लो, इसका हो जाएगा ए, अर्थात विनोबा भावे व्यक्तिगत आंदोलन से संबंधित है। वहीं बात की जाए तिलक जी की तो तिलक जी हो जाएगा होम रूल मूवमेंट जो था उससे संबंधित है। अरुणा आसिफ अली के बारे में बात की जाए धड़साना सत्याग्रह होता है, धड़साना सत्याग्रह उससे संबंधित है। सरोजिनी नायडू भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आप थोड़ी डिटेल देख लेते हैं अपन इसमें। तो यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह देख लो, 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी नेतृत्व करते हैं। प्रथम सत्याग्रही अपने विनोबा भावे जी हो जाते हैं। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं और तीसरे नंबर के हो जाते हैं ब्रह्मदत्त। प्रकृति क्या थी इसकी? व्यक्तिगत और अहिंसक विरोध करना है। उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश युद्ध नीति का विरोध करना है। क्रिप्स मिशन 1942, यहाँ पर आपको बात की जा रही है 30 मार्च को स्थापना होती है इसकी, ठीक है। और स्टेफोर्ड क्रिप्स इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। पृष्ठभूमि के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप कि भैया क्या चीज़ है, ये क्यों आया था, तो इसके बारे में जानकारी यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर और रंगून के पतन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मिशन को भेजा था, ठीक है। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहते थे, ठीक है। देने का प्रस्ताव युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग देना, मतलब ये है कि भैया आप युद्ध में ब्रिटेन का साथ दो तो हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, ठीक है। ये बातें बोली गई थी, तो हमने सरासर मना कर दिया कि मजाक चल रहा है क्या, ऐसा नहीं हो पाएगा भैया। इसका नेक्स्ट है कि अमेरिका का प्रभाव क्यों बढ़ा? अटलांटिक चार्टर 1948 में आता है कि साइन होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ब्रिटेन पर औपनिवेशिक सुधारों के लिए दबाव डाल दिया था उस समय, ठीक है, 1941 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि परिणाम क्या होता है? फिर आपको पता ही है कि मिशन तो पूरी तरह से फेल हो ही जाता है, ठीक है। उसके दबाव में उसके प्रभाव ये होता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं और कौन सा यहाँ पर आपको दिख रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव नेहरू पेश करते हैं। समर्थन करने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी 8 से 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ 1942 में और यहीं पे नारा दिया जाता है करो या मरो का। कैबिनेट मिशन के सदस्य अपन देख चुके हैं। उस समय जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड वेवेल था और इसका उद्देश्य था कि भारत में स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करना, ठीक है। अंतरिम सरकार के बारे में पता ही है आप सभी को, कोई डिटेल यहाँ देने की आवश्यकता है नहीं। अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं 1947 का, तो यहाँ पर हो जाएगा शाही स्वीकृति कब मिलती है, मतलब राज्य की स्वीकृति मिलती है 18 जुलाई 1947 को। और इस समय इसका उद्देश्य ये रखा था कि ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन में बांट दिया जाएगा, भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है। भारत को 15 अगस्त को 1947 को स्वतंत्रता मिलती है और एक दिन पहले ही जब ब्लैक डे बोला जाता है, अपने यहाँ ब्लैक डे मनाया जाता है 14 अगस्त को, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे अपना ये लीग का अधिवेशन, तो इसको छोड़ दो, ये यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको चीज़ें पता ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पूछा गया है। आपको बताना है 61 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों से। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि वे कौन थे जिन्होंने मेजिनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन है ये इतने महान आदमी? ये हो जाएंगे अपने लाला लाजपत राय जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कुछ कोड दिए गए तो उसका सही बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला कोड ये बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, पहला ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। तीसरा ये बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अपने अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इसमें राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और जो लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है 1916 में लखनऊ में होता है, सभी को पता है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में ना होकर के कहाँ होगा, बम्बई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। किसने कहा कि तिलक इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कौन है ये तो अपन ने अभी कटिंग डाली है 1-2 दिन पहले, तो आपको पता चल गया होगा। वेलेंटाइन सिरोल है, चिरोल लिखा हुआ है, सिरोल। ठीक है, ये हिंदी में चिरोल लिखा है, एक्चुअली सिरोल पढ़ लेंगे इसको, सिरोल चिरोल जो पढ़ना पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कभी नहीं बने ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे अपन, इनके बारे में बात हो रही। बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट तो आपको पता है पहली महिला बन चुकी है 1917 में। लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू भी रह चुके हैं। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के किस उग्रवादी नेता को 1908 में 6 वर्ष की सजा सुना दी गई थी, उग्रवादी। ठीक है, ऐसे कौन थे जो उग्रवादी मतलब हिंसक कार्रवाई के लिए हमेशा आगे रहते थे, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था, जैसे कि 1919 के अमृतसर अधिवेशन के प्रस्ताव में कहा गया था। तो इन चारों पांचों में से कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी, चित्तरंजन दास हो गया, LB सेन, केलकर। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 और 4, अर्थात केलकर और LB सेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, पूछा गया है, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन इसी समय था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905। और इसके प्रभाव में या परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी जाती है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम को पहली बार नारे के रूप में अपनाया गया था, 69 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 1905 के बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम गीत गाया था अपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित। ठीक है, और 150 साल पूरे हो गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को किस कारण से प्रसिद्ध है, पूछा गया। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ों की डिटेल है वो देख लो कि जो राय साहब है, लाला लाजपत राय साहब, 1920 में कलकत्ता का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये एनिवेशन का अभी बताया मैंने, 1917 में कलकत्ता में करते हैं, पहली महिला है, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और मोतीलाल नेहरू 2 टाइम करते हैं अध्यक्षता, 1919 और 1928 में अमृतसर और कलकत्ता में। ठीक है, इसके बाद आगे और क्या है, यहाँ पे 6 वर्ष की सजा सुनाई दी गई थी, तो ये कहाँ की जेल में थे, मांडले बर्मा की जेल में थे। और फिर वहीं पर रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य ग्रंथ लिखते जेल में रहते हुए। ठीक है, सभी को पता है इनके बारे में। और इनसे प्रभावित कौन है, VD सावरकर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, 1919 का आपको पता है कि अमृतसर अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद पहला महत्वपूर्ण अधिवेशन था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब होता है समझौता, मॉन्टफोर्ड सुधार भी बोलते हैं उसको, 1919 का है। उसके बाद कब अधिवेशन हुआ, अमृतसर में हुआ। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान तैयार करने के लिए दायित्व दिया गया था। तो इसके साथ ही कौन कौन थे इसमें, NC केलकर, LB सेन सहयोगी थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, 1919 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने से राजनीतिक असंतोष बढ़ गया। ठीक है, आगे और कौन से मिल जाएगा यहाँ पर आपको, देखो कर्जन के बारे में तो बता दिया कि बंगाल विभाजन को लागू कर देता है। ठीक है, और फिर 16 अक्टूबर को ये क्या करता है, प्रभावी हो जाता है। घोषणा कब करता है, दोनों की डेट अलग अलग है, दोनों की डेट याद रखना कि जुलाई के महीने में क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है 19 जुलाई को। ठीक है, तो 19 अपन ने क्या याद रखते हैं, 19 हमेशा नाश करके याद रखते हैं। तो बंगाल का नाश करने के लिए घोषणा कर देता है बरसात के मौसम में, जो बरसात का मौसम चालू हो जाता है 19 जुलाई को। ठीक है, और फिर जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो ठंडी के मौसम में प्रभावी कर देता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं अपन और कौन सा है कि वंदे मातरम के बारे में तो सब कुछ पता ही है आपको। ठीक है, एक कविता है चट्टोपाध्याय ने लिखी है और पहली बार यूज़ किया गया इसको 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है वहाँ पर इसको गाया गया था पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कोई डिटेल यहाँ पे मिल जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा देख लेते हैं कि भाई अब औपचारिक रूप से लागू तो किया था 16 अक्टूबर को, ठंडी के महीने में किया था इसको बंगाल विभाजन को। ठीक है, तो इसमें नए प्रांत असम और पूर्वी बंगाल के जिले शामिल कर इसकी राजधानी ढाका को बना दिया गया था। शेष बंगाल की राजधानी कलकत्ता ही थी। यह निर्णय भारतीयों में तीव्र असंतोष का कारण बना। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और फिर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन के राजा की जब यहाँ पर क्या होती है, जब वो यहाँ पर विजिट करते हैं। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए थे। इसमें से सही कोड बताना है आपको कि कौन कौन से साधन का उपयोग किया गया था। 71 राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 4, 1 2 4, अर्थात बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीनों ही कार्यक्रम का
बंगाल विभाजन के दौरान किया था 1905 में अपने स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 का है, आपको पता ही है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, जलियांवाला घटनाओं का सही क्रम बताना है आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कब होती है, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 कब होता है। तो ये सही क्रम बताइए 72 का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, देखो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में होता है। सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी होती है वो डेफिनेटली पहले ही होगी। उसके विरोध में क्या होता है फिर, मतलब वहाँ पर लोगों की सभा होती है, सभा होने के बाद फिर वहाँ पे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। तो 9 अप्रैल को ये हो जाएंगे, ठीक है, और 3 अप्रैल को सभा हो जाएगी, ठीक है। मतलब 3 अप्रैल को गिरफ्तारी हो जाएगी, 9 अप्रैल को अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के अनुसार कौन सी कथन सही है गलत है, ठीक है। तो 73 का राइट आंसर बताओ। इसका ये हो जाएगा 2, 3, 4 सही है कि ब्रिटिश किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते थे 1919 में जो आया था, ठीक है। ब्लैक कानून भी बोला जाता है जिसे। वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे और अपराधी को अपील करने का भी अधिकार नहीं था। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून, इसी को बोला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछा है। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। तीनों ही आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम के फेमस आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है, ठीक है। तो यहाँ बताइए कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया है, ठीक है। 74 का राइट आंसर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और 3, अर्थात चंपारण का जो आंदोलन था वो अपना हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद 1917 में, ठीक है। और अपना थर्ड नंबर का जो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल का 1918 में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जिसमें किसानों के द्वारा जो मतलब फसल खराब हो गई थी तो राजस्व की वृद्धि कर दी थी इन लोगों ने, तो उसमें कमी करने की मांग को लेकर के खेड़ा आंदोलन होता है, ठीक है। और अहमदाबाद मिल आंदोलन आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और अपने महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था अहमदाबाद की भी 1918 में ही होता है। मिल मजदूर जो थे वो वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, ठीक है, बोनस की मांग कर रहे थे, बोनस कंपनी ने दिया नहीं था तो इस वजह से ये हुआ था, ठीक है। किस वर्ष से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, 75 नंबर का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1924 में। सचिंद्र नाथ सान्याल इसके अध्यक्ष थे, आपको पता है युवा जो वर्ग था, ठीक है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग फिर आगे बढ़ करके क्या होता है HSRA बन जाता है। ये HRA जो है वो HSRA में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये इस टाइप के जो क्रांतिकारी युवा जुड़ जाते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम में बताना है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। 76 नंबर का क्वेश्चन और इसका ये रहा राइट आंसर। पहले होता है सूरत का विभाजन होता है, सभी को पता है, सूरत की फूट हो जाती है 1907 में। फिर उसके बाद माल्य मिंटो होता है 1909 में, ठीक है। और बात की जाए फिर इसके बाद अपना होम रूल लीग आंदोलन होता है 1915 में, ठीक है। स्वदेशी शासन की मांग की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और खेड़ा सत्याग्रह आपका हो जाएगा लगभग 1918 में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ईयर याद होना चाहिए, एक कहानी बना करके याद करोगे कोई भी चीज़ को। खासकर स्वतंत्रता संग्राम जो है ना उसको आपको कहानी की तरह ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके प्रभाव में कौन सी घटना हुई, फिर उसका परिणाम क्या रहा, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा तो ईजिली याद हो जाता है, ठीक है। याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन एक तरीका ये भी है, बाकी आप लोगों का अपना तरीका हो सकता है। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो इसके 2 पत्र या समाचार पत्र बोल दीजिए कि इन्होंने लॉन्च किए थे, उसका नाम बताना है आपको। 77 का ये हो जाएगा आपका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, अर्थात 1 और 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से राजनीतिक सुधारों की योजना किस समझौते के माध्यम से प्रस्तुत की थी पूछा गया है। 78 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना लखनऊ समझौता 1916 के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपको। षड्यंत्र केस दिए गए हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है 79 का। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, अर्थात हावड़ा सत्याग्रह, हावड़ा का जो षड्यंत्र केस हुआ वो हुआ जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के नेतृत्व में, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र होता है राजगुरु के नेतृत्व में। और वहीं दिल्ली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली का हो जाएगा मास्टर अमीचंद। और यहाँ पे बात की जाए अपने अलीपुर षड्यंत्र तो ये हो जाएगा अरविंद घोष, जो महर्षि अरविंदो है वही है ये, क्योंकि बाद में फिर राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और फिर इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका अपन डिटेल में देख लेंगे कि आपको एक से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाहौर का जो षड्यंत्र केस था, मास्टर अमीचंद लिखा हुआ है, गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। दिल्ली षड्यंत्र केस, ये लाहौर षड्यंत्र केस गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ राजगुरु आएगा, ठीक है। और बाकी क्या है कि दिल्ली जो षड्यंत्र केस था मास्टर अमीचंद है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था यहाँ पर, ठीक है। और बात कर लेते अलीपुर में, तो अरविंद घोष थे, अलीपुर केस में प्रमुख अभियुक्त बने हुए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग है, उसका बम कांड में इसमें से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? कौन इसमें शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। बाकी सभी इसमें शामिल थे, मास्टर अमीचंद, बाई बाल मुकुंद और ये अवध बिहारी, ठीक है, अवध बिहारी। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा अपने एकेश्वरवाद पे। 1828 में इसकी स्थापना होती कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय इसके से जुड़े हुए, राजा राम मोहन राय, RRR। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन ये कि अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जाकिर हुसैन ने 1878 में की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में होती है। मानव धर्म सभा की स्थापना 1846 में होती है। सही विकल्प का चयन करना है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट ईयर याद होते नहीं है, लेकिन अपने को क्या करना है, जो फेमस सोसाइटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो आपको एग्जैक्ट याद भी होना चाहिए, है ना। और फिर क्या है कि इससे संबंधित अपन क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं। ये PYQ से ही आया हुआ, मान के चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से आया हुआ है, तो अपन इसलिए डिकोडिंग अभी कर रहे हैं PYQ की, कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलते हैं और उससे रिलेटेड मिलते हैं क्वेश्चन। अब ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने D, अर्थात केवल 2 और 3 सही है। इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग करते हैं और परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में होती है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि अलीगढ़ जो साइंटिफिक सोसाइटी थी, सर सैयद अहमद खान जुड़े हुए थे। 1864 लिखा हुआ है यहाँ पर, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बात कीजिए प्रार्थना समाज की, तो आपको पता ही चल गया कि बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। परमहंस मंडली की बात की जाए तो इसकी स्थापना है दादोबा पांडुरंग और अन्य और भी लोगों मिलकर की थी, जो कि थी बॉम्बे में। देखो PSC एक कदम आगे बढ़ चुका है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, एक तो ये पूछ सकता है, लेकिन आजकल वो क्या बोलता है, सीधा बोलता है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इस वजह से थोड़ा टफ हो जाता है। और ठीक है, मानव धर्म समाज से सब कौन संबंधित है? मेहता जी, दुर्गाराम, मंछाराम। 1844 में स्थापना होती है सूरत में, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं बोल रहे, मार्टिन लूथर बोल रहे कि जो जर्मनी के थे, जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, ये मार्टिन लूथर, वहाँ के बारे में बात हो रही है। ईसाई धर्म में सुधार के बारे में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था इन्होंने, ठीक है, ये वो मार्टिन लूथर है। तो 83 का राइट आंसर बता दो, ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने, आपको सभी को पता है इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस पत्रिका का नाम बताना जिसने स्वामी विवेकानंद को संसद में सबसे महान व्यक्ति घोषित किया था। तो कौन है वो, क्या है, इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने, ठीक है। इस पत्रिका ने स्वामी विवेकानंद को संसद में सबसे महान व्यक्ति घोषित किया था, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसके कारण हुई थी भैया? सफल क्यों हुई थी ये सोसाइटी? तो ये हुई थी, इससे जुड़ी हुई थी NA बेसेंट, ठीक है। विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 86 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1856 में। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर अभी बहुत काम बचा हुआ है। ये कथन किसका है? कौन है ये महान व्यक्ति? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी है। ये जो विधवा पुनर्विवाह है ना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये इनके प्रयासों से ही आया। नेक्स्ट है कि समाज स्वास्थ्य पत्रिका किसने शुरू की थी? 88 का राइट आंसर हो जाएगा अपना RD कर्वे। सत्यशोधक आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी पूछा गया है, तो सही विकल्प का चयन करना है, ऐसा अंडरलाइन करते हुए चलो। हालांकि आजकल एग्जाम में ये मना करने लग गए हैं कि भैया अंडरलाइन मत करो, ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, तो कोशिश करो कि फिर भी अपन ध्यान से तो पढ़े क्वेश्चन को, ठीक है। ये पेंसिल का यूज़ कर लो, किसी को पता ना चले, सामने मत करो किसी का, लेकिन अपना ध्यान से करो। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सही है भैया। परिवर्तन आंदोलन, जाति आधारित आंदोलन, सक्रिय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सत्यशोधक समाज। जिस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस संगठन की स्थापना 1927 में हुई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और इसकी गतिविधियों में दलितों और गैर दलितों के बीच सहभोज शामिल था। तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका नाम बताना है आपको। यह हो जाएगा समता समाज, समाज समता संघ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था पूछा गया है। 91 का राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना रामास्वामी नायकर, पेरियार भी बोलते हैं जिसको, पेरियार उपाधि है इनकी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, तमिलनाडु में।
संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 92 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1866 में। सूची का सूची 2 दी गई है यहाँ पर, उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में आपको मिलान करना है। अलीगढ़ आंदोलन, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी और अहमदिया आंदोलन और जामिया मिलिया इस्माइलिया। तो ये बताइए इसके बारे में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना, मिलान कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हैं, अभी अपन ने देखा कि सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन लिटरेरी और जो सोसाइटी थी वो उससे अपने जुड़े हुए अब्दुल लतीफ़। अहमदिया आंदोलन जो है उससे जुड़े हुए मिर्ज़ा गुलाम अहमद, तो अहमदिया में अहमद आ रहा है, उसी से मिला लो इसको। और जामिया मिलिया इस्माइलिया में अपन जुड़े हुए ये हो जाएंगे मोहम्मद अली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि खालिस्तान की शुरुआत 1920 में गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के खिलाफ हुई थी। तो गुरुद्वारा की जो कमेटी हुई करती थी उसमें कुछ भ्रष्ट महंत थे, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ। तो राइट आंसर बताना है इसका 94 का सी बताइए, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अकाली दल आंदोलन, अकाली दल जो सुना जाता है ना आपके द्वारा, तो इसी के द्वारा ये महंतों के खिलाफ जो मांग की थी इन्होंने, अकाली दल आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो संगठन दिया गया, उसके व्यक्ति दिए गया है, इसमें से बताना है आपको कौन सा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है, इससे अपने BR अम्बेडकर जुड़े हुए हैं। बाकी यंग बंगाल मूवमेंट होता है, हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कर्नल अलकार्ट जुड़े होते हैं, और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी से जुड़े होते हैं अपने सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देसी राज्य स्टैंड स्टील पैक्ट के पक्ष में था पूछा गया है। 96 का राइट आंसर बताना है आपको, ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार और प्रीव्यू पर्स कब समाप्त हुआ है पूछा गया। तो फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रीव्यू पर्स वाला। ठीक है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। और ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इनमें से किसके अंतर्गत रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय की अनुमति दी गई थी? 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आंध्र राज्य के गठन के लिए भूख हड़ताल के दौरान किस नेता की मृत्यु के बाद भाषाई पुनर्गठन की मांग को तेज हो गई थी? 99 का राइट आंसर हो जाएगा पोटी श्रीमालू। और यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आंध्र राज्य क्यों लिखा, सर आंध्र प्रदेश क्यों नहीं लिखा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आपने नोटिस नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ अपन ने देख लिया, आंध्र प्रदेश नाम नहीं था पहले। ठीक है, जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होता है, जब इसकी स्थापना नहीं होती उसके पहले इसका नाम था आंध्र। ठीक है, आंध्र राज्य था, आंध्र भी लिखा आ सकता है तो सिर्फ आंध्र होगा, लेकिन अगर इसका पुनर्गठन के बारे में बात होती है तो वो आंध्र प्रदेश होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, PSC इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है PSC के एग्जाम में। बहुत सिंपल पूछता है लेकिन एकदम बारीकी सी चीज़ें पूछता है। ठीक है, कन्फ्यूजन होकर के फिर डिलीट कर देते हैं, अपन लोग गलत कर लेते हैं। सिक्किम किस वर्ष भारत का 22वां राज्य बना है पूछा है, 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1975 में। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 35 दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन 35 में सह राज्य का दर्जा मिलता है और यहाँ पे 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। वैसे पूर्ण राज्य जैसा कोई कीवर्ड होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है वहाँ पर, तो अपन देख लेते हैं। बाकी इसमें कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं अपन कि इसमें कुछ डिटेलिंग आपके आंसर की में कुछ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस की, ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले कि भैया जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी 1875 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले स्थापित होती है, उसको मैडम ब्लाउजस्की करती है और कर्नल अलकार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर आधार के ऊपर भारत में भी स्थापना होती है। तो इसको भारत में कौन स्थापित करता है? एनी बेसेंट करती है। 1893 में इसकी सक्रिय भूमिका शामिल हो जाती है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? ये हो जाएगा चेन्नई के अडियार में। और स्थापना का वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1882 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य देख लो, सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना, धर्म दर्शन विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करना, इस टाइप की इसमें बातें थी। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं अपन, कोई मतलब दिखता है कि भैया ये देखिए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था उस समय लॉर्ड कैनिंग इसके गवर्नर थे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है वो अपन देख लेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको बनना चाहिए। ठीक है,
फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, समता समाज संघ है 1927 में इसकी स्थापना होती है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। मुख्य उद्देश्य था अंतरजातीय भोजन, अंतरजातीय विवाह और दलितों और गैर दलितों के बीच एकता के माध्यम से सामाजिक समानता को देना। ठीक है, जातिगत समानता की दिशा में प्रारंभ किया गया ये एक व्यवहारिक कदम था। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन आपको बता ही दिया गया 1925 में इसकी मतलब शुरुआत की जाती है। रामास्वामी नायकर जो कि पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण वर्चस्व, जातिगत भेदभाव और धार्मिक रूढ़िवादिता के विरोध स्वरूप इसको शुरू किया गया था। ठीक है, देवबंद आंदोलन के बारे में थोड़ी डिटेल देख लो कि ये सहारनपुर जिले में स्थित है। 1866 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक थे इसके मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। वैसे पीएससी में आज तक इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है, एमपीपीएससी में तो नहीं पूछा है। उत्तर प्रदेश पीएससी तो कई बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, फिर भी इसलिए अपन ने देख लिया ताकि आपको पता हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो होता है वो 1875 है, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। और फिर मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी होती है, कलकत्ता में स्थापित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अहमदिया आंदोलन अपना पंजाब में होता है और जामिया मिलिया कहाँ पर होता है, अलीगढ़ दिल्ली में, बाद में दिल्ली में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने देखा कि भाई जो महंत थे उनके भ्रष्टाचार हो रहा था गुरुद्वारा में। ठीक है, तो उसके खिलाफ कौन सा अकाली दल आंदोलन होता है ये आपने देख ही लिया। उसके बाद कूका आंदोलन भी होता है। कूका आंदोलन 1840 में राम सिंह कूका के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुधार, ब्रिटिश शासन का विरोध करना। नामधारी आंदोलन भी कूका आंदोलन का दूसरा नाम है, अनुयायी नामधारी कहलाते थे। निरंकारी आंदोलन होता है 1840 रावलपिंडी में, बाबा दयालदास के द्वारा स्थापित किया गया था। एक ईश्वर की आराधना और कर्मकांडों के त्याग पर जोर दिया गया था। ठीक है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट लगता है आपको, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये हो जाती है 1924 में B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, और कोई एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे जो देख लेते हैं वो अपन कि ये तो आपको पता चल गया, ये भी आपको देख लीजिए। 1828 में होता है, 88 में होता है सैयद अहमद खां के द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की। ठीक है, और आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हैदराबाद रियासत है उसका जो निज़ाम कौन था वो देख लीजिए, मीर उस्मान अली खान था। ये चाहता था कि मौजूद व्यवस्था को बनाए रखी जाए, भारत में विलय नहीं चाहता था, स्वतंत्र राज्य की मांग करता था। ठीक है, इसकी इच्छा ये ही थी कि अब मैं स्वतंत्र हूँ। तो फिर बाद में आपको पता है कि 1948 में ऑपरेशन अपोलो किया जाता है और हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर 97 का तो आपको बता ही दिया मैंने कि 26 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रिवी पर्स का मतलब ये होता है कि शासकों को क्या है, रियासतों के देखो कुछ ना कुछ आपको पैसे वैसे मिलते थे शासकों को, क्योंकि आपको पता सामंती व्यवस्था तो खत्म हो चुकी थी। अब ये जिएंगे कैसे, जिएंगे ऐसे कि भैया अब जो भारत शासन मतलब संविधान लागू हो जाएगा तो उसके बाद इनके तो मतलब सामंती व्यवस्था खत्म हो गई, तो इनको अब कुछ ना कुछ तो पैसे देना पड़ेगा। ये इन्होंने मांग की कि सर कुछ तो हम लोग को देते रहिए, नहीं तो हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे, हम लोग को मतलब हमारे तो खर्चे ज़्यादा है। तो सरकार ने इसको बोला चलो ठीक है हम आपकी व्यवस्था करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत पैसा देते रहते थे। लेकिन फिर गांधी जी को दिखा कि भैया ये तो फालतू सामंती व्यवस्था का एक रूप है। अगर राजा महाराजा अभी भी हमारे समाज के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है, मतलब कि ईमान के लिए जो टैक्स का पैसा इनको दिया जा रहा है, तो एक सामंती व्यवस्था का ही द्योतक है, तो ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए। तो इन्होंने ये बोला कि भैया ये सब नहीं चलेगा, तो इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा। फिर माधवराव सिंधिया का वाद होता है, आपको इसके बारे में पता होगा। माधवराव सिंधिया केस कर देते हैं, जो कि राजा ही रह चुके हैं। ठीक है, कि भैया क्या चल रहा है ये, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो किया है ना वो सही किया है, तुम फालतू बातें मत करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए आंध्र का 1956 के बाद फिर पुनर्गठन अधिनियम आता है राज्य का, फिर आंध्र प्रदेश नाम हो जाता है इसका। ठीक है, बाकी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब बात ये है कि अपने को दो चीज़ है कि जो अपन ने टेस्ट लगाया अभी, ठीक है, टेस्ट तो बढ़िया रहा। और यहाँ पे दो चीज़ ये है कि क्या अपन जो इस तरीके से अभी देखा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की से, तो क्या हो गया, तो थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा बनेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सीधा सीधा अपन क्वेश्चन दिखे और यहीं पर आपको थोड़ा सा एक दो इन्फॉर्मेशन बता करके आंसर सही करके बता दें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम सेव भी हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा। देखिए, एक क्वेश्चन में 4 इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एक क्वेश्चन में एक ही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ये आप लोग को डिपेंड करता है। कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।